I am going to teach you the terms related to the coordination compounds. In the previous classes, we have read about the addition compound or molecular compounds and their types, coordination compounds or complex compounds and double salts. And we have also read about the general characteristics of complex compounds and double salts. This topic is very important because without knowing the terms used in the coordination compounds topic, we cannot understand the topic easily. Therefore, this topic is very important for us. अब हम लोग देख ले सबसे पहले कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किसको कहते हैं, सबसे पहला टर्म है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होता है, इसके बाद देखेंगे सेंट्रल मेटल्स आयन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर को पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है, लिगेंड्स क्या कहलाता है। इसके बाद हम लोग नेमिंग ऑफ द लिगेंड्स को पढ़ेंगे। इसके बाद इस टॉपिक में लास्ट में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फर्स्ट टर्म है इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम लोग पहले भी इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए टाइप ऑफ एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स which do not dissociated into their constituent ions in its aqueous solution। कहने का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अपनी आइडेंटिटी चाहे सॉलिड स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन स्टेट में हो कायम रहती है। कहने का मतलब है कि जिससे मिलकर वो बना होता है उसमें डिसोसिएट नहीं करता है। अगर हम लोग चाहें कि एक्सपेरिमेंटली उसको टेस्ट करके पता करें तो पता नहीं चलेगा उसके कंस्टिट्यूएंट आयंस का। अब हम लोग देख लें कि एग्जांपल के तौर पर K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगर हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तब 4K प्लस FeCN6 में टूटेगा। अगर हम इसमें से चाहें कि आयरन का टेस्ट दे दे, ये साइनाइड का टेस्ट दे दे, तो नहीं देगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिसोसिएशन कंप्लीटली देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में नहीं हो सकता है। इसीलिए हम इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा है, इसके बाद उसमें सेंट्रल एटम होता है, ये एक डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहता है और ये जो डेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है जो कि मेटल के साथ जुड़ा रहता है वे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड का आयोनाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए ये टेस्ट नहीं देता है। और चूँकि ये जो आयन है या मॉलिक्यूल या आइटम कुछ भी हो सकता है, ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए इसका आयनाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। अब हम लोग देख लें कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होता है। सेकेंड जो टॉपिक है इसका या टर्म्स कह सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स आयंस। हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अभी लिखे उसको फिर से रिपीट करते हैं। कॉम्प्लेक्स आयंस जब हम उसको इस रूप में लिखेंगे FeCN6 4- तो ये हम लोग देखेंगे कि ये चार्ज जो एनाइन है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट है
सेंट्रल मेटल है और ये साइनाइड है, मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके जगह पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी हो सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। इट मीन्स हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड केमिकल स्पेसीज इन विच ए सेंट्रल मेटल is attached to the a definite number of molecules, ions or atoms within the square bracket, उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि Fe6 4 माइनस है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अगर हम लोग देखें कि ये आयंस पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, SO4 हो गया, अगर ये आयोनाइज होता है तो CuNH3 4 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ये हम लोग देख लें, इसको भी हम लोग कॉम्प्लेक्स आयंस कहेंगे, क्योंकि देख लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये मेटल है, ये सराउंडेड बाय ए डेफिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि अमोनिया के रूप में है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स आयंस कहेंगे। हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि सेंट्रल मेटल आयन क्या है। सेंट्रल मेटल आयन एग्जाम्पल में Fe6 4 माइनस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन है। तो कॉम्प्लेक्स आयन का जो फॉर्मेशन होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड द न्यूट्रल और आयनिक मॉलिक्यूल्स, दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट का आयोनाइजेशन नहीं होता है। मतलब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द मेटल आयन which forms complex ions by the combination with cations, anions और neutral molecules। अब हम लोग ये भी देख लिए कि इसमें आयरन जो होता है कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल आयन के रूप में काम करता है। अब हम लोग आगे बढ़ें, कोऑर्डिनेशन नंबर, फोर्थ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी उसी को एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, आसान होगा समझने में। कोऑर्डिनेशन नंबर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed between the central metal ion and the molecules surrounding it। मतलब कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर सेंट्रल मेटल और जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, सेंट्रल मेटल से एक डेफिनिट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम लोग देख लें कि इसमें आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, क्योंकि 6Cn माइनस आयंस आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए आयरन का इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, CuNH3 होल 4 SO4, इसमें कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कॉपर का इसमें 4 है क्योंकि 4 जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये
अलग अलग एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कॉपर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब हम लोग ये समझ लें कि बहुत सा सेंट्रल मेटल होता है, एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने का कारण ये होता है कि उसके पास कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसके पास कितना वैकेंट ऑर्बिटल है, और किस तरह का मॉलिक्यूल्स आयंस का कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अप्रोच करता है, ये सारी बात पर डिपेंड करता है। तो हम लोग देख लें मेटल कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल में सबसे पहले Cu+ मेटल आयन भी लिख सकते हैं इसको, Cu+ में ये 2 और 4 दो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। इसी तरह से अगर हम लोग देख लें गोल्ड है, +1 Ev 2 और 4 दो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। हम लोग आगे बढ़ें, आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 और 6, निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 और 6, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 और 6, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। अब हम लोग देख लें प्लैटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 शो करेगा, प्लैटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में 6 करता है, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करेगा। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़े, कैडमियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, सिल्वर Ag+ ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल मेटल ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लोअर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, और जब जो बढ़ता चला जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होते चला जाता है। मतलब हम लोग ये देख लिए कि जनरली जो भी सेंट्रल मेटल आयन होता है वो 2, 4 और 6 तीन ही कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लिए। एक चीज़ और हम लोग देख लें कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे CuEn अगर होल ट्वाइस हो, इस पर अगर 2+ चार्ज है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे कि जैसे En जो लिगेंड्स है CH2, CH2, NH2, ये NH2 हो गया, इथाइलिन डाइएमीन है, इसके पास 2 डोनर एटम होता है। तो हम लोग अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने चलें तो एक मॉलिक्यूल के पास 2 लोन पेयर देने की कैपेसिटी है, इसलिए जो कॉपर का यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा, क्योंकि एक यहाँ मॉलिक्यूल की संख्या 2 है, हर मॉलिक्यूल के पास कैपेसिटी है 2 लोन पेयर या 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है? ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसमें
वैसा पार्ट जो कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होगा? सेंट्रल मेटल होगा। सेंट्रल मेटल होगा वो ए डेफिनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम से अटैच्ड होगा थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिस पार्ट का आयोनाइजेशन संभव नहीं है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। दूसरा जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ही पार्ट है जिसका आयोनाइजेशन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ें ऑक्सीडेशन स्टेट। 6 पार्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो विद इन द कॉम्प्लेक्स स्फीयर सेंट्रल मेटल जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल। जैसे मान लीजिए K4 Fe6 कोई हम लोग ले लेते हैं। अगर कहा जाएगा कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इसका मतलब आयरन ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के पहले कितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया है वो हमको निकलना है। उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम लोग देख लें किस तरह से निकालते हैं। जिस तरह से पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसी तरह से इसमें भी हम निकालेंगे, कोई नया चीज़ है नहीं। तो अब हम लोग देखें कि अगर ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो जितना भी टोटल आयंस पर या मॉलिक्यूल्स पर जो चार्ज होगा सब का अलजेब्रिक जो सम होगा जो टोटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। अब हम लोग देख लें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। पोटेशियम का +1 होता है, ये फर्स्ट ग्रुप में है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता है। तो हम लोग क्या करें 4 × 1 + x + 6 × -1 इजिकल टू टोटल 0 है। -1 क्यों लिखेंगे? साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो 4 + x - 6 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x बराबर +2। इसका मतलब आयरन इसमें क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इसमें कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो लिगेंड्स के रूप में, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं CuNH3 SO4। अगर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या लिखेंगे? X अमोनिया न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 -2 बराबर 0, x बराबर +2। इसका मतलब है कि इसमें आयरन कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस तरह से अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन का देख लें किस तरह से सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, Fe6 4 - x + 6 × -1 इजिकल टू -4। ये -4 है तो x - 6 इजिकल टू -4, इसलिए x बराबर 6 - 4 बराबर +2। इसका मतलब आयरन पर इसमें +2 चार्ज होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है।
अब हम लोग आगे बढ़े। 7 नंबर जो टर्म्स है उसको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। लिगेंड्स क्या होता है कि विद इन द कॉम्प्लेक्स स्फीयर the molecules or ions which are attached to the central metal with coordinate bond are called ligands। ligands किसको कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं जो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। अब जैसे मान लीजिए कि Cu अगर हम लोग लिखते हैं Cu NH3 2 प्लस, इसमें सेंट्रल मेटल के साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है, इसलिए लिगेंड्स क्या हुआ, अमोनिया हो गया NH3। अगर हम लोग देखें FeH2O5 NoSO4, ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें 2 लिगेंड्स हैं, एक वाटर और दूसरा नाइट्रोसाइल। मतलब लिगेंड्स के रूप में ये क्या है, H2O है और NO है, क्योंकि आयरन के चारों तरफ यही H2O और NO, नाइट्रोसाइलियम ये +1 चार्ज रहता है, इसलिए हम इसको नाइट्रोसाइलियम भी कहते हैं। ये लिगेंड्स के रूप में यहाँ काम करता है। NO+ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से हम लोग देख लिए कि लिगेंड्स क्या होता है। अब हम लोग एक चीज देखें कि नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स हम लोग अभी तक पढ़े कि कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर सेंट्रल मेटल जो होता है आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ रहता है, आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। इसका मतलब उसमें लिगेंड्स में जो मॉलिक्यूल्स और ये आयंस होगा वो क्या होगा, एक निगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है, सेकेंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड थर्ड में न्यूट्रल। मतलब जिस लिगेंड पर निगेटिव चार्ज है उसको निगेटिव लिगेंड्स कहेंगे, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव लिगेंड्स कहेंगे, जिस पर कोई चार्ज नहीं उसको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स कहते हैं। अगर निगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड है तो उसका जो अंत होता है O से होता है, एंड्स विथ O। जैसे हम लोग देख लें Cn- है तो इसका हम लोग कहते हैं साइएनो। Cl- है, इसको हम लोग कहेंगे क्लोरो और क्लोराइडो भी कर सकते हैं। या अगर Br- है तो हम लोग लिख सकते हैं ब्रोमो या ब्रोमाइडो। दूसरा अगर पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स है, जैसे मान लीजिए कि Cl+ है तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोनियम। क्लोरोनियम। अगर मान लीजिए NH2 NH3+ है, इसके पास लोन पेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्राजीनियम। इसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज जो लिगेंड होता है उसका अंत एंड्स विथ IUM, और न्यूट्रल लिगेंड्स का कोई एंडिंग नहीं होता है, नो स्पेशल एंडिंग। जैसे मान लीजिए NH3 है, इसको हम लोग एमाइन कहेंगे। अगर हम लोग देखते हैं H2O है तो हम इसको एक्वा कहेंगे। CO है तो कहेंगे कार्बोनाइल।
ये सारे जो हैं न्यूट्रल लिगेंड्स का एग्जाम्पल। कहने का मतलब होता है कि अगर निगेटिव चार्ज लिगेंड पर हो तो उसका अंत O से होता है, अगर पॉजिटिवली चार्ज हो तो IUM से होता है, अगर न्यूट्रल लिगेंड्स हो तो कोई उसका अंत नहीं होता। एग्जाम्पल में NH3 एमाइन कह दिए, H2O को एक्वा कह दिए, CO को कार्बोनाइल कह दिए, इसी तरह से NO को नाइट्रोसाइल कहेंगे। यही होता है नेमिंग। अब हम लोग का लास्ट टर्म है इसका, जिसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये क्या होता है हम लोग देख लें। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल के साथ जो लिगेंड्स जुटा हुआ है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर सेंट्रल मेटल के चारों तरफ जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इट मीन्स द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स around the central metal in the complex sphere is known as coordination polyhedra. coordination polyhedra कई तरह के हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसका स्ट्रक्चर पर, और स्ट्रक्चर डिपेंड करता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पर। अब जैसे देख लीजिए, ये लीनियर अगर होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। अगर हम लोग ML2 लिखते हैं तो M मेटल है और ये L हो गया लिगेंड है, जिसका शेप कैसा होगा, लीनियर शेप होगा, लीनियर। इसी तरह से अगर 3 नंबर ऑफ लिगेंड्स होगा तो ट्राइगोनल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ M है, ये L हो गया, ये L, ये L, ये देख लीजिए इसका शेप हो गया, इसको ट्राइगोनल कहते हैं, ट्राइगोनल। इसी तरह से टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, डिफरेंट टाइप का इसका पॉलीहेड्रा होता है। बस इसका टर्म्स इतना ही है। इसको हम लोग अगर बढ़िया से समझ लिए तो आराम से पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक को समझेंगे, इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन, लिगेंड्स कितने तरह का होता है। तो लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन हम लोग कई तरीक़ा से करते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगला जो होगा वीडियो लेक्चर हमेशा आपके लिए इम्पोर्टेंट ही रहेगा। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे भी। थैंक्स।